इंसान के साथ हो रहे अन्याय को न्याय व्यवस्था द्वारा न्याय देने की परंपरा हमेशा से चली आई है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ हुए अन्याय के बाद न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पाते। जो लोग कानून को हाथ में लेकर अपना बदला खुद लेते हैं, उनकी समाज में दो तरह की छवि बन जाती है। एक दस्यु रानी फूलन देवी, एक ऐसा ही नाम है जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि उनके बारे में कैसी राय बनाना उचित रहेगा। कुछ के लिए फूलन देवी सच में देवी थी, तो कुछ के लिए आज भी वह एक कुख्यात डकैत और कई लोगों की हत्यारन है। कोई आम राय बनाने से पहले उनके जीवन के पहलुओं को टटोलने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं राम समाधिया। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी मैं ये क्राइम की जो भी सच्ची घटना लेकर के आता हूँ वो आप तक यूं ही सबसे पहले पहुंचती रहे, और जो ये सफर है ये यूं ही निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। तो 10 अगस्त 1963 का दिन यूपी के जालौन जिले के गांव गोरहा के मल्ला देवी दीन के लिए नई मुसीबत लेकर आया था। मुसीबत इसलिए थी क्योंकि उनके घर में बेटी का जन्म हुआ था। अगर बेटा हुआ होता तो जश्न का माहौल होता। अब बेटी ने जन्म लिया था तो चिंता से मल्ला का सिर फटा जा रहा था। चिंता उसको पालने की थी, चिंता उसको बड़ा करने की थी, और चिंता थी उसकी शादी की। देवी दीन ने अपनी बेटी का नाम रखा फूलन। शुरुआत में पिता देवी दीन को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस बेटी का जन्म उनके लिए खास नहीं था, लेकिन उसकी मृत्यु का दिन इतना खास हो जाएगा कि पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन जो दूसरे नंबर पर थी, वह दब्बू और शांत नहीं थी, वह एकदम अलग थी। इतनी अलग कि सही गलत की लड़ाई के लिए वह किसी से भी लड़ भिड़ जाती थी। फूलन के पिता देवी दीन कड़ी मेहनत के बाद घर का खर्च चला पाते थे। संपत्ति के नाम पर कुछ खास था नहीं, केवल 1 एकड़ जमीन थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका बड़ा भाई घर का मुखिया बना, तो उसने अपने बेटे मायादीन के साथ मिलकर देवी दीन के हिस्से की जमीन भी हड़प ली, जो 1 एकड़ जमीन थी। जब फूलन को इस बात का पता लगा तो उसके चाचा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो वह उनसे भी भिड़ गई। कहते हैं कि जमीन के लिए चाचा से बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। अब मामला यही नहीं सुलझा। अपने हक की लड़ाई के लिए फूलन अपने खेत के बीचों बीच धरने पर जा बैठी। इस पर उन्हें अपनों का गुस्सा भी झेलना पड़ा, लेकिन वह नहीं मानी। अब फूलन के उग्र स्वभाव से उनके पिता को अधिक चिंता होने लगी। पिता की इसी चिंता ने फूलन की जिंदगी को एकदम से मोड़ दिया। महज 11 साल की उम्र में उनके पिता ने उनका विवाह एक अधेड़ व्यक्ति के साथ तय कर दिया। अब शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर अपनी नियत मानकर उसे स्वीकार कर लिया। फूलन के पिता ने उसके अच्छे भविष्य को लेकर यह कठोर फैसला लिया था, किंतु सही मायने में उन्होंने फूलन को जलती हुई आग में तपने के लिए छोड़ दिया। फूलन के ससुराल वाले भी ठीक नहीं थे। उसके पति का उसके प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। जल्दी ये सब फूलन की बर्दाश्त से बाहर हो गया और वह भागकर अपने घर लौट आई। उसे उम्मीद थी कि उसके अपने लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। फूलन मासूम थी, लेकिन उसके दुश्मन बहुत ही शातिर थे। उसके चचेरे भाई ने इस मौके का फायदा उठाकर एक झूठे आरोप में उसे जेल भिजवा दिया। अब वहां भी उसके साथ शारीरिक शोषण उसे झेलना पड़ा। जैसे तैसे वह जेल से निकलने में सफल रही। किसी तरह उसका जीवन स्थिर हो जाए, इसके लिए उसके पिता ने कोशिश करके उसे दोबारा से उसके पति के घर भेज दिया, किंतु उनका व्यवहार फूलन के प्रति नहीं बदला और उसे मजबूरन दोबारा ससुराल छोड़ना पड़ा। अब परिस्थितियों से तंग आकर फूलन एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां से वापसी संभव नहीं थी। 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर उसका बलात्कार किया गया। इससे पहले शादी के नाम पर भी वो कई साल इसी पीड़ा को झेलती आ रही थी। पुलिस की मदद लेने का अंजाम वह पहले ही भुगत चुकी थी। इस बार उसने पुलिस की मदद नहीं ली और इस बार उसने हथियार उठाने का फैसला किया। फूलन के जीवन पर आधारित फिल्म बैंडिट क्वीन में लिखा है कि वह 20 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई और हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची।
जहां उसने उसे घर से निकालकर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क किनारे अधमरे हाल में छोड़कर चली गई। और जाते जाते फूलन ने ये ऐलान भी कर दिया कि आज के बाद कोई भी बुड्ढा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। अब हथियार उठा लेने भर से लेकर फूलन की परिस्थितियां नहीं बदली। गिरोह में भी उसे कई प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पे आ गया। यह बस उसकी शारीरिक भूख थी जिसे मिटाने के लिए वो लगातार कोशिशें करता रहा। पहले उसने फूलन को बहलाने की कोशिश की। जब वह इसमें कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन के साथ जबरदस्ती की। लेकिन विक्रम मल्ला, जिसका स्थान गिरोह में बाबू गुज्जर के बाद आता था, उसने इसका विरोध किया। बावजूद इसके सरदार नहीं माना और फूलन के साथ जबरदस्ती की। तो बाद में विक्रम मल्ला ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी। अब बाबू गुज्जर की हत्या के बाद अगली सुबह विक्रम मल्ला ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इसी बीच इनके गिरोह में जेल से भागे दो भाई श्रीराम और लाला राम शामिल हुए। अब इनके कारण गिरोह में फूट पड़ गई और बाद में उन्होंने विक्रम मल्ला को भी मार गिराया और फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बेमई ले आए। यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। बेमई में फूलन को जो घाव मिला वो उसके लिए अब तक का सबसे गहरा घाव बन गया। यहाँ उसके साथ केवल दुष्कर्म ही नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ। वहाँ मौजूद सभी ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचा। फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। उसके साथ हो रहे दुष्कर्म और दी जा रही यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों को मिली और जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो वो तुरंत छुपते छुपाते मौके पर पहुंचे और वहां से फूलन को बचा कर ले गए। अब वहां से निकलने के कुछ दिन बाद ही फूलन ने अपने साथी मान सिंह मल्ला की सहायता से अपने पुराने मल्ला साथियों को इकट्ठा किया और पुनः गिरोह का गठन किया और खुद उसकी सरदार बनी। अब श्री राम और लाला राम के चंगुल से निकलने के 7 महीने बाद फूलन देवी को वह मौका मिल गया जिसका वह इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को प्रतिशोध की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेष में बेमई गांव पहुंची। उस दिन वहां पे एक शादी का आयोजन था जिसमें बाहरी गांव के लोग भी आए हुए थे। तो फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया तथा ठाकुर जाति के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने का आदेश दिया और उन 21 में से 2 उनके पुराने गिरोह के डाकू भी थे, लेकिन ये वो नहीं थे जिन्होंने फूलन के साथ दुष्कर्म किया था। अब अपने दुश्मनों को वहां पे ना देख करके फूलन देवी बुरी तरह से बौखला उठी और उस घटना के जो चश्मदीद उन 21 लोगों में थे जिससे जो एकमात्र जो जीवित बचे चंद्र सिंह, जिन्होंने बाद में बीबीसी को बताया था कि फूलन ने सबसे पहले पूछा कि लाला राम कहाँ है। अब उसके मन मुताबिक जवाब ना मिलने के बाद उसने सभी को बैठने के लिए कहा, फिर खड़े होने के लिए बोला। अब ऐसा ये कई बार करने के बाद में अचानक से ही उसने अपने साथियों को फायर करने का आदेश दे दिया। लेकिन सौभाग्य से चंदन सिंह अकेले ऐसे थे जो गोली लगने के बाद भी जिंदा रहे। बाकी के 20 लोग मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अब बेमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडेट क्वीन के नाम से मशहूर हुई। लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाली लोरियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य काम था। कुछ सालों तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर वह किसी तरह से आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए उनकी अपनी शर्तें थी। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उनकी जान की दुश्मन है, इसलिए उन्होंने अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण करने की बात कही और दूसरी शर्त के तहत उन्होंने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने उस जमीन को वापस करने के लिए कहा जो उसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की। फूलन की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने बाकी सभी शर्तें मान ली और इस तरह से फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट और 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों की कार्रवाई में 11 साल बीत गए और 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर से सारे मुकदमे हटाकर
उन्हें बरी करने का मन बनाया। यही नहीं, 1994 में उसे रिहा कर दिया गया और अपना अधिकांश जीवन बीएड और जेल में गुजारने के बाद सन 1996 में फूलन ने राजनीति में आने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्जापुर की सीट जीतकर वह सदन का हिस्सा बनी। उसका अब उनका 2 बार जीतना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं उन्होंने जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। किंतु कहते हैं न कि अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। तो 25 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक एक व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने फूलन देवी को मारकर बेमई नरसंहार का बदला लिया है। उसने यह भी कहा कि उसने बदला लेना फूलन देवी से ही सीखा है। तो फूलन देवी को लेकर लोगों की अलग-अलग राय है। कुछ लोग उसे नरसंहारक के रूप में देखते हैं, तो किसी के लिए वो दुष्टों के नाश करने वाली देवी थी। लेकिन यहाँ हमें पहले ये सोचने की जरूरत है कि फूलन देवी ने अपने जीवन में जो भी किया, उसके लिए दोषी किसे माना जाए। उनके पिता को, जिसने छोटी सी उम्र में उसे गधेड़ के पल्ले में बांध दिया, उस पुरुष को जिसने एक बच्ची पर दया नहीं की, या उन दरिंदों को जिसने फूलन को लगातार नोचा, या फिर प्रशासन को जो फूलन को न्याय दिलाने में असमर्थ रही, या फिर खुद फूलन को। अब ये आप खुद इस पर विचार कीजिएगा और आज की इस कहानी को यहीं पे विराम देते हैं। आप लोग सभी लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपना और देश का ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं किसी एक सच्ची क्राइम की ऐसी घटना के साथ में। जय हिंद, जय भारत।